हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, हम सभी लोग भारत देश में रहते हैं। भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं और यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा है। ऐसे में केंद्र स्थान से शासन चलाना बहुत ही कठिन है। मान लो दिल्ली जो है हमारा पूरे भारत का केंद्र स्थान है और वहां से पूरे राज्यों का प्रशासन चलाना एक कठिन कार्य है और इस पर विचार करके संघ राज्य शासन व्यवस्था को हमारे देश में स्वीकार किया गया है। इसलिए हमारे देश में भाषावार प्रांतों की रचना हुई। जैसे महाराष्ट्र में मराठी लोग, गुजरात के गुजराती लोग, उनका आधार पे गुजरात बना, राजस्थान बना, उत्तर प्रदेश बना। ऐसे अलग अलग राज्यों की निर्मित हुई तो उसको चलाने के लिए अलग अलग राज्य सरकार बनाया गया और राज्य सरकार जो है अपने राज्य का शासन चलाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5, राज्य सरकार। पिछले पार्ट तक हमने केंद्र सरकार की संसद और कार्यकारी मंडल का स्वरूप आदि की जानकारी प्राप्त की। भारत का एकात्म न्यायपालिका का परिचय किया। हमने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्य सरकार है, अलग अलग राज्य चलाया जाता है, लेकिन न्यायपालिका जो है पूरे भारत देश का एक है। इस पार्ट में हम घटक राज्यों अथवा राज्य सरकार की जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। संघ राज्य व्यवस्था में 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं कार्यरत रहती है। राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र सरकार और राज्य स्तर पे राज्य सरकार कार्य करती है। देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है संघ राज्य व्यवस्था। इसमें केंद्र सरकार जो है पूरे भारत देश को चलाती है और राज्य सरकार जैसे मैंने बताया अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार रहती है। जैसे महाराष्ट्र की राज्य सरकार महाराष्ट्र का शासन चलाती है, गुजरात के जो राज्य सरकार है गुजरात का शासन चलाती है, हरियाणा का जो राज्य सरकार हरियाणा का शासन चलाती है। भारत में 28 घटक राज्य है। अलग अलग राज्य जो है हमारे देश में 28 घटक राज्य है और वहाँ का शासन वहाँ की राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। पृष्ठभूमि, भारत का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार बहुत बड़ा है और जनसंख्या का स्वरूप भी बड़ा है। भाषा, धर्म, रूढ़ि, परंपरा और प्रादेशिक स्वरूप में भी विविधता पाई जाती है। ऐसे समय में एक ही अर्थात केंद्र स्थान से शासन चलाना कठिन है। इस बात पर विचार करके संविधान ने भारत के लिए संघ राज्य व्यवस्था को स्वीकार किया। भाषा के आधार पर घटक राज्यों की निर्मित करना निश्चित हुआ और उसके अनुसार भाषावार प्रांतों की रचना की गई। भारत में सभी घटक राज्यों का शासन व्यवस्था का राजनीतिक स्वरूप एक समान है। अपवाद केवल जम्मू कश्मीर का है। महाराष्ट्र के संदर्भ में हम घटक राज्यों की शासन संस्थाओं का स्वरूप जानेंगे। देखो बच्चों, यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है। इसमें अलग अलग राज्य दिखाए गए हैं। अलग अलग राज्य में यानी भाषावार प्रांतों की रचना यहाँ पर किया गया और यहाँ का जो सरकार है अलग अलग राज्यों का सरकार वो अपने राज्यों का शासन चलाती है। राज्य सरकार का विधिमंडल, राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र राज्य का जो कानून बनाने वाला मंडल है उसको विधिमंडल कहा जाता है। केंद्र की संसद की तरह राज्य स्तर में प्रत्येक राज्य का विधिमंडल है। जैसे हमने बनाया संसद में पूरे देश का कानून बनाया जाता है, उसी के तरह प्रत्येक राज्य में भी कानून बनाने के लिए जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी विधिमंडल बनाया गया है और वहाँ पे महाराष्ट्र के लिए कानून बनाया जाता है। केवल 7 राज्यों का विधिमंडल 2 सदनों का है, उनमें महाराष्ट्र का भी समावेश है। यहाँ पे बताया गया 7 ऐसे राज्य है जिसका विधिमंडल 2 सदन का होता है, उसमें महाराष्ट्र का समावेश है। विधिमंडल के सदस्यों को विधानसभा का सदस्य भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का विधिमंडल, महाराष्ट्र के विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है। सबसे पहले विधानसभा, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है विधानसभा का। इसमें कुल मिला के 288 सदस्य होते हैं। महाराष्ट्र विधिमंडल का प्रथम सदन है, प्रथम यानी पहला सदन है और उसकी सदस्य संख्या 288 है। एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर राज्य सरकार इस समाज के एक प्रतिनिधि को विधान सभा में नियुक्त करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती है। चुनाव के लिए पूर्ण महाराष्ट्र का निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। देखो बच्चों, यहाँ नीचे जो चित्र दिया गया है यहाँ पे निचली जाति के लोग हैं, यहाँ पे आदिवासी लोग हैं और एंग्लो इंडियन
इनको भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे यहाँ पे चुनाव लड़ना होता है तो चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है, अलग अलग किया जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से खाली एक नेता का चुनाव होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अपवादात्मक स्थिति में निर्धारित समय से पहले भी चुनाव किया जा सकता है। मान लो कोई इस कारण से कुछ हो गया तो कभी कभी 5 वर्ष के पहले भी हो जाता है चुनाव। जिसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हुई है, ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जिसका महाराष्ट्र में निवास है वह विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है। इसमें 2 शर्त होती है, पहला तो 25 वर्ष का होना चाहिए और दूसरा वो महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए, तब जाके वो महाराष्ट्र के लिए चुनाव लड़ सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा की कार्रवाई अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन में होती है। चुनाव के बाद बनी नई विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव किया जाता है। अपने में से जो जीता रहता है सदस्य जो चुने जाते हैं और उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही अनुशासनबद्ध तरीके से हो इसके लिए कार्यक्रम पत्रिका तैयार करने से लेकर असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों को सदन से निलंबित करने का कार्य करना होता है। मतलब कार्रवाई अच्छी तरह से चले सिस्टमेटिक ढंग से, इसके लिए उनको कार्यक्रम पत्रिका तैयार, उनको रूपरेखा बनानी होती है। और मान लो अगर कोई व्यक्ति जो है गलत आचरण करता है या गलत व्यवहार करता है तो उसको उस सदन से निकालने का कार्य भी, उसको उसके पद से हटाने का कार्य भी इनको ही करना पड़ता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह सभी कार्य उपाध्यक्ष को पूर्ण करने होते हैं। मान लो अध्यक्ष नहीं है तो यह कार्य करने की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष पर होती है। महाराष्ट्र विधिमंडल के वर्ष में कम से कम 3 अधिवेशन सत्र बुलाए जाते हैं। बजट विषयक और मानसून सत्र मुंबई में होता है। उसके अलावा शीतकालीन सत्र जो है नागपुर में। यहाँ पे जो है बजट विषयक और मानसून सत्र मुंबई में किया जाता है, देखो यहाँ दिया गया है नक्शे में। और उसके अलावा शीतकालीन जो सत्र है नागपुर में किया जाता है, यहाँ पे सभा होती है। विधान परिषद, महाराष्ट्र विधिमंडल का यह दूसरा सदन है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में समाज के अलग अलग घटकों द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 78 है। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है विधान परिषद का। इसके जो बीच में बैठे हैं ये विधान परिषद के सदस्य, इनकी संख्या 78 है। इसमें राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से तज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल जो क्या करते हैं, जो कला, देखो यहाँ चित्र दिया गया, कला, साहित्य और साइंस, समाज सेवा के क्षेत्र से जो अनुभवी व्यक्ति है, जिसको पूरा जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव जो है राज्यपाल करते हैं। और अन्य प्रतिनिधि विधानसभा, स्थानीय शासन संस्था, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। स्नातक मतलब जो डिग्री लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी डिग्री उपाधि प्राप्त किए हैं, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। विधान परिषद पूर्णतः विसर्जित नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था कि लोकसभा कभी भी विसर्जित नहीं होती है, उसी प्रकार विधान परिषद भी पूरी तरह से विसर्जित नहीं होती है। इसमें जो सदस्य संख्या है वो हर 2 साल के बाद अवकाश प्राप्त करते हैं, यानी वहां से निकल जाते हैं और उसके जगह पे दूसरे सदस्य आते हैं। यानी वो हमेशा कार्य चलते रहता है, निकलते रहते हैं, आते रहते हैं। और उतनी ही सीटों के लिए चुनाव होकर वो पद भरे जाते हैं। विधान परिषद की कार्यवाही विधान परिषद के अध्यक्ष के नियंत्रण और मार्गदर्शन पर चलती है। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। मान लो अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। महाराष्ट्र का कार्यकारी मंडल, महाराष्ट्र के कार्यकारी मंडल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश होता है। बच्चों हमने इसके पहले जब पढ़ा था संसद का जो कार्यकारी मंडल, उसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के जगह पे प्रधानमंत्री थे और मंत्रिमंडल थे ना। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है, खाली थोड़ा बदल गया है। जैसे राष्ट्रपति के जगह पे राज्यपाल आ गए, प्रधानमंत्री के जगह मुख्यमंत्री आ गए और मंत्रिमंडल तो मंत्रिमंडल रहेगा। तो इस समय का भी उसी प्रकार जो कार्य करने का तरीका था, यहाँ पर भी कार्य करने का तरीका सेम वैसा ही है। सबसे पहले राज्यपाल, केंद्रीय स्तर पे जिस प्रकार राष्ट्रपति नामधारी प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार घटक राज्य के स्तर पर राज्यपाल नामधारी प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल को कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। जब तक उनकी इच्छा हो तब तक वे इस पद पे रह सकते हो। यानी राज्यपाल की अगर नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दिया
तो उसको हम हटा नहीं सकते। जब तक वो चाहते तब तक इस पद पे वो रह सकते हैं। राज्यपाल को भी कानून विषयक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण, विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक मतलब कानून राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून में परिवर्तित होते हैं। यानी कोई भी महाराष्ट्र का कानून बनाना हो तो बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून में बदलाव नहीं हो सकता है। विधिमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है। विधिमंडल का अगर सत्र बुलाना हो, हमने पढ़ा ना कि 3 सत्र बुलाए जाते हैं, तो ये सभी का अधिकार जो है राज्यपाल को रहता है। जब विधिमंडल का सत्र नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में कोई अगर कानून बनाने की जरूरत होती है या आवश्यकता निर्माण हुई तो राज्यपाल जो है अध्यादेश निकालते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है हुक्म देना या आदेश देना या फरमान जारी करना। इस प्रकार का अध्यादेश वो निकालते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, देखो बच्चों नीचे इस समय के मुख्यमंत्री का चित्र दिया गया है और यहाँ पे उनके कौन कौन से मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में जो जितने सदस्य उनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। विधानसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उस दल का नेता मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र सहयोगियों का मंत्रिमंडल में समावेश करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जो उनके विश्वास पात्र सहयोगी या साथी होते हैं उनको मंत्रिमंडल के रूप में मंत्रिमंडल में उनका समावेश करते हैं। प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य का पूर्ण शासन राज्यपाल के नाम से चलता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से राज्य की सरकार जो है मुख्यमंत्री चलाते हैं। राज्यपाल जो है नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, परंतु पूरे राज्यों का जो शासन है, जो कार्यभार है, वो मुख्यमंत्री चलाते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री का सबसे पहला कार्य है मंत्रिमंडल की निर्मित करना। बहुमत सिद्ध करने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, लेकिन यह कार्य जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, मतलब बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में अधिकाधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए सभी क्षेत्रों, विविध सामाजिक घटकों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक आदि, इन सभी का समावेश करना पड़ता है। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नीचे जो है महिलाओं का चित्र दिया गया है और यहाँ पे अलग अलग धर्मों का लोगो दिया गया है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करते उसमें हर अल्पसंख्यकों का समावेश होता है, जिसमें पारसी हो गए, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, इस सभी का भी समावेश इसमें होना चाहिए। स्पष्ट बहुमत न मिलने पर कुछ दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं। ऐसे समय में मुख्यमंत्री अपने सभी सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान देने का कठिन कार्य करना पड़ता है। यानी सभी को मंत्रिमंडल है उसमें सभी को समाविष्ट करने का और उसमें स्थान देने का कार्य जो है बहुत कठिन होता है। उसको समझ समझ के देना होता है, किसको देना है किसको नहीं देना, ये कठिन कार्य उनको करना होता है। विभाग वितरण, मंत्रिमंडल बनाने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण करते हैं। मंत्रिमंडल बनता है उसके बाद मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों को अलग अलग विभागों का वितरण करते हैं। किसी को रेल मंत्री बना दिया, किसी को खाद्य मंत्री, किसी को विदेश मंत्री, इस प्रकार अलग अलग विभागों का वितरण करते हैं। जब भी वो विभागों का वितरण करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से मंत्री में कौन सा अनुभव है, उनको राजनीतिक अनुभव है कि नहीं, उनके अंदर वो गुण है कि नहीं, उनके अंदर वो चलाने का, उसको संभालने का कौशल है कि नहीं, और लोगों की समस्याओं को समझने की शक्ति और उसका नेतृत्व करना, ये सभी अगर वो मंत्री कर सकता तभी उसको विभाग सौंपा जा सकता है। यानी इन सभी बातों के बारे में मुख्यमंत्री को सोचना पड़ता है। विभागों में समन्वय, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होने के कारण कार्यक्षम सरकार चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर होता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिमंडल का जो कार्य है उस लोग कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो उसकी सारी जिम्मेदारी किस पे होती है, मुख्यमंत्री पे होती है। इसलिए उसका ध्यान देना, उसको काम अच्छी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, सारी जिम्मेदारी देखना करना, ये सब कार्य मुख्यमंत्री का होता है। विविध विभागों में आपसी सहकारिता और समन्वय की भावना न हो तो उसका परिणाम सरकार के कार्य पर होता है। अगर अलग अलग विभागों में अगर सहकारिता ने एक दूसरे का सहयोग की भावना ना हो या अगर समन्वय ना हो, इसका परिणाम जो है हमारे सरकार पर होता है।
इसलिए मुख्यमंत्री को विविध विभागों के विवाद को दूर करके सभी विभाग को एक ही दिशा में कार्य करते हैं या नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री क्या करते हैं, वहां जाते हैं, देखते हैं, अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हो और सभी को एक ही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। राज्य का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश का नेतृत्व करते हैं उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य का नेतृत्व करते हैं। हमने देखा कि पूरे देश का शासन प्रधानमंत्री चलाते हैं तो मुख्यमंत्री जो है अपने राज्य का शासन चलाते हैं। मुख्यमंत्री अपने राज्य के हितों और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार नीतियां बनाते हैं। अपने राज्य के समस्याओं को ध्यान में रखकर तरह तरह के कानून बनाने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य की जनता मुख्यमंत्री की ओर हमारी समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति के रूप में देखती है। राज्य की समस्याओं का तुरंत अनुमान लेकर उस पर सरकार की तरफ से उपाय योजना करने का जब मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं तो जनता को बड़ी राहत मिलती है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, हमारे देश के मुख्यमंत्री जनता से आह्वान करते हैं। जब मुख्यमंत्री लोगों को समझाते हैं कि मैं ध्यान रखूंगा। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी कि इस समय देखो कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो उस समय अगर मुख्यमंत्री ये आश्वासन देते हैं कि हम लॉकडाउन करेंगे और सभी को ध्यान देंगे, ये चीज करने वाले हैं, ये बढ़ाने वाले हैं, बेड बढ़ाने वाले हैं, इंजेक्शन वगैरह के बारे में जब जानकारी देते हैं तो लोगों को बहुत राहत मिलती है। महाराष्ट्र राज्य भारत का एक विकसित राज्य है। शिक्षा, उद्यम, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा के बारे में सबसे अग्रसर है। हमारा महाराष्ट्र देश देखा जाए तो शिक्षा, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा सभी में आगे है। परंतु अभी भी महाराष्ट्र के सामने दो चुनौतियां हैं, एक आतंकवादी और दूसरा नक्सलवादी। आतंकवादी गतिविधियां, कुछ भागों में नक्सलवादी आंदोलन, यही अपने राज्य के सामने दो बड़ी चुनौतियां और इसका सामना हमें करना है।